अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही अहम टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक बीएस लेवल और एमएस लेवल का है। और जो स्टूडेंट जो हैं या कैंडिडेट जो हैं वो लेक्चरर्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो इसकी तकरीबन मैंने 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं। और उन चारों वीडियोस को आप अगर एक साथ कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक भी है कि आप अक्सर यूट्यूब पर भी देखें या किसी बुक्स में भी देखें तो कंप्लीट इसकी डेरिवेशन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। यानी कि किसी ने कुछ पार्ट किया होगा तो आगे डायरेक्ट इसकी जो मेन इक्वेशन है वो लिख दी होगी, बीच में जो उसके स्टेप्स हैं या बीच में उसके डेरिवेशंस के जो पार्ट्स हैं वो उन्होंने कंप्लीट नहीं किए होंगे। लेकिन नहीं, आपको इस चैनल के ऊपर इस टॉपिक की आपकी कंप्लीट आपको जो है वो डेरिवेशंस आपको मिलेगी। तो जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट भी इसका है, थर्ड भी है और फोर्थ पार्ट भी है। इनके 4 पार्ट हैं इस वीडियो के। तो ये डेरिवेशन एक लिहाज से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो टॉपिक हमारा क्या है, वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। तो अगर सबसे पहले हम इसको डिफाइन करें कि ये आपके पास इक्वेशन किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, तो उस बारे में अगर मैं लिखूं तो मैं यही लिखूंगा कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो किसी भी एक्सिस के ऊपर या किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करे तो उसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन कहते हैं। यानी कि पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ, इसकी डायग्राम बनाता हूँ और इसकी डेरिवेशन का कुछ पार्ट आज हम करेंगे और कुछ आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो हम लिखते हैं द इक्वेशन व्हिच explain the position of any point around the origin in the form of polar कोऑर्डिनेट। अब ये पोलर कोऑर्डिनेट जो है ये क्या होते हैं, ये हमारे पास r होता है, रेडियस भी एक पोलर कोऑर्डिनेट है, इसको रेडियल कोऑर्डिनेट भी हम कहते हैं। फिर हमारे पास थीटा है यानी कि एंगल्स हमारे पास मौजूद है। फिर इसमें फाई है और फाई को हम एजीम्यूथल एंगल भी कहते हैं। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो पोलर कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन कर रही हो या पोलर कोऑर्डिनेट की रिलेशनशिप हमें बताए कि इनकी क्या रिलेशनशिप्स है किसी इक्वेशन के अंदर, तो उसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशंस कहते हैं। तो हम कहते हैं द इक्वेशंस व्हिच एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट अराउंड द ओरिजिन्स इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन। उसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो है वो कहेंगे। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम के जरिए से, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करें तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स के अंदर आपके पास चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और वो सिस्टम कुछ इस तरीके का है। इस वक्त बोर्ड हमारे पास 2D है तो हम 3D डायग्राम तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास थर्ड को हम यहाँ पर आपके पास प्लेस कर देते हैं। तो अगर आप ये समझें कि ये हमारे पास जो एक्सिस है ये है z एक्सिस, इसको हम z एक्सिस बना लेते हैं। और जो ये एक्सिस हमारे पास है ये है y एक्सिस और इस एक्सिस को हम क्या बना देते हैं, x एक्सिस कह देते हैं। और ये बीच में इसका क्या मौजूद है, ओरिजिन मौजूद है। अब अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट मैंने इस पोजीशन पे ले लिया जहां पर मेरा ये हाथ है या जैसे आपके पास ये पेन है या आपके पास इसका रेड है, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया। क्या ये पॉइंट इस वक्त आपके पास तीनों एक्सिस की रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि z की भी रेंज में आ रहा है,
x की भी रेंज में आ रहा है। लेकिन हम इस तरह स्पेस में आपके पास कोई पॉइंट नहीं बना सकते। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर अंदर ही कोई पॉइंट बना देते हैं और हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट तीनों एक्सिस के साथ जो है वो आपके पास एक खास एंगल में मौजूद है। तो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है जो कि इस पोजीशन पर है और इस पॉइंट को मैं P का ही नाम दे देता हूँ और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की उस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसको हम नाम दे सकते हैं, किस चीज का नाम दे सकते हैं, रेडियस का नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली रेडियस है। यानी कि रेडियस आपके पास एक लिहाज से कंपोनेंट है या कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद है, रेडियस मौजूद है। अच्छा, ये रेडियल अभी z एक्सिस के साथ अगर एंगल बना रहा होगा तो ये कौन सा एंगल्स आपके पास बनाएगा, उसके साथ जो इसका एंगल्स बनेगा तो वो एंगल जो है वो फिर कौन सा एंगल होगा। अगर हम उस एंगल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये एंगल हमारे पास होगा इस वक्त इधर थीटा, यानी कि ये थीटा एंगल हमारे पास बना रहा है। क्योंकि इस पॉइंट को, जो पॉइंट P हमारे पास है, इसको z के साथ तो मैंने कोऑर्डिनेट इसका बना लिया, मतलब इसके साथ तो इसको अटैच कर लिया कि इस एंगल के साथ मौजूद है। तो बाकी एक्सिस के साथ भी इसको कोऑर्डिनेट, इसकी कोऑर्डिनेशन बनानी है, इसके साथ इसको जोड़ना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब इसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ नीचे की तरफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन आप समझें कि एक यहाँ से इसके ऊपर ड्रॉ कर दूंगा। ये एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन मैं ड्रॉ किया, नीचे की तरफ भी मैंने ड्रॉ किया। उसकी वजह ये है कि एक्स एक्सिस के साथ भी हमने इसको मिलाना है और जेड एक्सिस के साथ भी मिलाना है। तो ये एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस जगह पर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और इसी को मैं इसके ओरिजिन के साथ भी इस प्रोजेक्शंस को क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। मिला दिया। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास अगर इस पॉइंट को बना दें एस पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो गया, एस पॉइंट हमारे पास हो गया। तो इस जगह पर जो एंगल बन रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये एंगल्स आपके पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था इस y एक्सिस के ऊपर। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 90 डिग्री का ही एंगल जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन रहा होगा। अगर आप इस प्रोजेक्शन को देखें, जो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये तीन एक्सिस में से x, y और z में से किस आपके पास साइड के एक लिहाज से पैरेलल में, अगर आप देखें तो z एक्सिस जो है और ये वाला जो है एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये z साइड है, मतलब ये वाली जो साइड होगी वो कौन सी साइड हो जाएगी, z साइड हो जाएगी। और यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और आपके पास जो ये थीटा आपके पास मौजूद है, इसको अगर हम अल्टरनेट एंगल के हिसाब से देखें तो आपके पास इस साइड पे जो एंगल होगा तो इस साइड पर भी वही एंगल मौजूद होगा। तो इस साइड पर भी मैं यही एंगल बना देता हूँ थीटा। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, थीटा बना दिया। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैथ्स जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं कि एक ही लाइन पर एक साइड पर जो एंगल बन रहा होता है तो वही एंगल उसी लाइन की दूसरी साइड पर भी एंगल बन रहा होता है, इसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और अल्टरनेट एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये इस वक्त एक ट्राइंगल बन चुकी है, यानी कि ये एक ट्राइंगल है। और ये कौन सी ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसी ट्राइंगल को मैं वापस बनाता हूं, अगर आप देखें ये ट्राइंगल जो है मैं अगर इसको वापस बनाता हूं तो इसको किस तरह बनाऊंगा, अभी देखिए मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं। ये ट्राइंगल यहाँ पे मैं बना रहा हूं, देखिए ये 90 डिग्री का प्रोजेक्शन था, वही 90 डिग्री का प्रोजेक्शन मैंने बना दिया। और इस साइड पर आपके पास जो है ओरिजिन से हमने इसको मिला दिया, वो भी स्ट्रेट लाइन में ही आपके पास कोशिश करेंगे कि ये बन जाए। ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे बना दिया। और एक इसकी दूसरी आपके पास जो साइड थी वो रेड कलर की लाइन थी, तो मैं उसी लाइन में ही इसको ड्रा कर रहा हूँ। असल में ये जो ट्राइंगल इस वक्त बनी हुई है, ये ट्राइंगल इस तरह की है। क्योंकि हमारे पास ये 2D बोर्ड है तो इसमें हम इसको शो नहीं कर सकते, वरना आपके पास इसकी शेप ये वाली शेप होगी। अब इसमें कौन सी चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है वो अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है, ये वाली जो आपके पास जगह है ये आपके पास है r, यानी कि रेडियस आपके पास रेडियस है। और इसी तरीके से ये वाली जो साइड हमारे पास है ये है हमारे पास z हमारे पास है। और इस जगह पर आपके पास जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस जगह पर जो आपके पास एंगल है वो है थीटा। ये एक ट्राइंगल जो है वो हमारे पास बनी हुई है। अब इस ट्राइंगल से हम z को मालूम कर सकते हैं। असल में मालूम भी हमने किसको करना है, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन
जिसमें हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, अगर मैं वो यहाँ पे लिख भी दूं आपके लिए कि हमारे पास एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन है, वो है एक्स है, वाई है और जेड है। और एक हमारे पास क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। अब इनके दरमियान का सबसे पहले तो आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट। और पोलर कोऑर्डिनेट कौन कौन है, आर है, थीटा है और फाई है, ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के दरमियान एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है, एक फार्मूला ड्राइव करना है, और उसके बाद हम उसको आगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो उसमें आपके पास इसकी तब्दीली आएगी। देखें, एक और अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी जाते हैं तो वो ये है कि जो कार्टेशियन हमारे पास कोऑर्डिनेट है, इसकी इक्वेशन श्रोडिंगर ने सबसे पहले उसको ड्राइव किया। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशंस हमारे पास है, जनरल जो हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर, तो जो श्रोडिंगर इक्वेशंस हमारे पास है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से, और हम दोबारा श्रोडिंगर की इक्वेशन को ड्राइव करने जाएंगे इसी पूरे प्रोसेस के अंदर, इन्हीं 4 वीडियोस के अंदर। जो 4 वीडियोस आपके पास जो रिलेटेड है, ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो होगा, उसमें हम आगे पोलर कोऑर्डिनेट के जरिए से श्रोडिंगर की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। यानी कि श्रोडिंगर की इक्वेशन के अंदर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड है, उनको हम रिप्लेस करेंगे आर थीटा एंड फाई के साथ, जो कि हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है। तो इसलिए आपके पास सबसे पहले इन दोनों का रिलेशनशिप मालूम करना जरूरी है। मतलब एक्स वाई और जेड के साथ इनका किस तरह का रिलेशनशिप आता है, तभी वो उसके साथ क्या हो सकेंगे, रिप्लेस हो सकेंगे। क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे जिसमें आर थीटा या फाई मौजूद हो, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू, तो तब हम उसको उस वैल्यू के अंदर क्या कर सकेंगे, पुट कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने एक ट्राइंगल का जो पार्ट था वो निकाल के यहाँ पे शिफ्ट एक लिहाज से कर दिया है। अब इसी में z की वैल्यू मैं आराम से मालूम कर सकता हूँ कि z का आपके पास इन कोऑर्डिनेट के साथ, जो पोलर कोऑर्डिनेट है, इनके साथ किस तरीके का ताल्लुक है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त थीटा है, ये वाला थीटा के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर आपके पास साइड होती है। यानी कि आप उसको P कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, और जो साइड बच गई वो हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, मैथ्स में आपके पास ये रूल है कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी, और जो साइड बच गई तो वो आपके पास क्या होगी, बेस होगी। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की। z का आपके पास रिलेशन मालूम करना है, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का z के यानी कि जो z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसका पोलर कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशनशिप फाइंड करना है। अगर उस रिलेशनशिप को फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक हमारे पास होती है साइन थीटा, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर है कॉस थीटा, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। फिर है टेंजेंट थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। यानी कि ये 3 आपके पास जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसके जरिए से हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त इस ट्राइंगल के अंदर कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है कि हम z को फाइंड कर लें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त हाइपोटेन्यूस का आंसर भी है r और बेस का आंसर है z। बाकी आंसर तो मौजूद नहीं है, परपेंडिकुलर का तो कोई आंसर इस वक्त मौजूद नहीं है। तो z को मालूम करना है जिसमें बेस भी है, हाइपोटेन्यूस भी है। मेरा ख्याल cos थीटा आपके पास है, वो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस भी है और हाइपोटेन्यूस भी है। तो इसी को यहाँ पर मैं अभी आपके पास क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, सॉल्व करता हूँ कि मैं लिखूंगा इसी में आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अगर वैल्यू को पुट करता हूं तो लिखता हूं cos थीटा इज इक्वल टू बेस की जगह पर क्या आ जाएगा z, और हाइपोटेन्यूस की जगह पर क्या आ जाएगा r। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। फर्स्ट आपने रिलेशनशिप इस वक्त फाइंड कर ली है इसकी पहले। इस रिलेशनशिप में अगर आप ये देखें, अगर आप इसमें चेक करें, इसमें z मौजूद है जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और r पोलर कोऑर्डिनेट है, और थीटा भी क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब z के साथ आपने
जो पोलर कोऑर्डिनेट है उनका फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब इसी तरह x के लिहाज से भी मालूम करना है, y के लिहाज से मालूम करना है, ताकि वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, उसको हम उस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन में तब्दील कर सकें। उसमें तब्दील करने के लिए जरूरी है कि पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो उसमें से z की वैल्यू इस वक्त मैंने निकाल ली है। अब इसके बाद x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो x और y की वैल्यू हम किस जगह निकालेंगे, आप इसी डायग्राम में देखें। इसी डायग्राम में मैं एक तब्दीली एक और ला रहा हूं। वो क्या ला रहा हूं कि आपके पास क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी ट्राइंगल होनी चाहिए जो x के साथ भी हो और y के साथ भी, दोनों के साथ मौजूद हो। तो यहां से मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं। इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूं। ये परपेंडिकुलर आप समझें कि मैं ड्रा कर रहा हूं x के ऊपर। जब यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने x पे ड्रा किया तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कितने डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। फिर ये 90 डिग्री एंगल होगा। यहां पर जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, इसको हम फाई का नाम दे देते हैं। ये एंगल हमारे पास कौन सा एंगल होगा, फाई एंगल होगा। क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट हमारे पास है, पोलर कोऑर्डिनेट 3 है, r है, थीटा है, फाई है। r तो ये था, थीटा ये था, और अब इस वक्त फाई भी आपके पास आ चुका है। फाई को एजीम्यूथल एंगल भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, एजीम्यूथल एंगल, इनके नाम भी हैं, एजीम्यूथल एंगल भी कहा जाता है। अब इस ट्राइंगल में कौन कौन सी चीजें हैं, अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है, ये साइड किसकी है, क्या एक्स एक्सिस की है कि नहीं है। मतलब ट्राइंगल में ये वाली जो साइड यूज हो रही है वो आपके पास यूज हो रही है एक्स एक्सिस की। और ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है, ये साइड किसके पैरेलल है, जैसे हमने इस साइड को किया था ना, ये साइड z के पैरेलल थी, ये वाली साइड किसके पैरेलल है, ये y के पैरेलल आपके पास मौजूद है। इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, y का नाम दे देते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें ये वाली जो साइड है इस वक्त अननोन है, ये जो डॉटेड लाइन वाली है ब्लैक कलर की, इस वक्त इसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर इसकी वैल्यू मालूम हो जाए तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की फाइंड कर सकते हैं। अगर आप देखें ये वाली जो साइड है इस वक्त कॉमन है दो ट्राइंगल में। एक ट्राइंगल जो ये वाली थी जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, एक इस ट्राइंगल के साथ भी ये क्या है, कॉमन है। तो इसलिए इसकी भी वैल्यू को हमने सबसे पहले क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो मैं पहले ये वाली ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, ताकि इसके जरिए से x और y को फाइंड कर सकें। तो अब इस ट्राइंगल को मैं किस डिजाइन में किस तरीके से बनाऊंगा कि ये 90 डिग्री एंगल पर आ जाए। क्योंकि जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री एंगल होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो उसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होना आपके पास जो है वो क्या होती है, जरूरी होती है। एक वहां पर क्या मौजूद हो, स्ट्रेट लाइन भी आपके पास मौजूद हो। तो तब ये आपके पास जो है बाकी एंगल्स को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना बाकी एंगल जो है वो आपसे फाइंड आउट नहीं होंगे। और 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो ये वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। अब देखिए इसी को मैं ड्रॉ करता हूँ, देखें किस तरीके से इसका आंसर आता है। तो इसको मैं यूं बनाऊंगा, जो उनकी लाइन्स हैं, कलर्स हैं, वैसे ही उसको पुट करता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये हो गया, ये हमारे पास हो गया, और इसको डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो जो हमारे पास जो साइडें हैं, किस साइड्स का आपके पास क्या क्या एंगल है, किस जगह पर एंगल बन रहा है और किस तरीके का है। ये एंगल आपके पास है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट्स के ऊपर आपके पास, यानी कि इस पॉइंट को मैंने इस जगह पर आपके पास शिफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद बाकी पॉइंट्स इसके बचे हुए हैं, बाकी पॉइंट बचे, बाकी क्या है, एक O है यानी कि ओरिजिन है, और एक आपके पास S पॉइंट मौजूद है, यानी कि ये दो पॉइंट्स मौजूद हैं। उन दो पॉइंट्स को भी यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मेंशंस कर देंगे। अगर मैं इसको आपके पास ओरिजिन बना दूं कि ये हमारे पास क्या है, एक लिहाज से ओरिजिन है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, S है, ठीक है ना। अगर ये ओरिजिन और S भी हमारे पास आ चुका है तो हमें मालूम है कि थीटा के सामने वाली, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो क्या होती है, वो हाइपोटेनियस होती है, वो ये ब्लैक वाली है। वो कौन सी है, ब्लैक वाली है। ओरिजिन के ऊपर हमने क्या बनाया हुआ है, फाई एंगल बनाया हुआ है। इस जगह पर हमने क्या बनाया हुआ है, फाई एंगल, और फाई एंगल के सामने कौन आ रहा है, y आ रहा है, यानी कि y को मैं यहाँ पे आपके पास बना देता हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या हो गया, y, और ये हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। यानी कि ये इनकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ चुकी है। मतलब इस ट्राइंगल को, ये वाली जो ट्राइंगल थी, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। पहले इस ट्राइंगल को फिट किया था, इसको यहाँ पे फिट किया और उसे z को मालूम किया। अब यहाँ पर x और y को मालूम करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये वाला हिस्सा हमें मालूम है, OS,
और अगर आप इस ओ एस को देखें तो इस ट्राइंगल का भी कॉमन हिस्सा है, ऊपर वाले ट्राइंगल का भी क्या है, कॉमन ही आपके पास जो है एक लिहाज से वो पार्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए सबसे पहले इस ओ एस पार्ट्स को भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जो कि ये वाला पार्ट था। अगर ऊपर वाले ट्राइंगल में देखें तो ये ओ था और ये क्या था, एस था। इसको फाइंड करते हैं। अगर इसको आपने फाइंड करना है सॉरी, इसको आपने फाइंड करना है, पी को फाइंड करना है, तो थीटा इधर है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और यहाँ पर आपके पास हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आते हैं, वो अगर आप देखें तो साइन थीटा में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, साइन थीटा में। तो इसलिए पहले मैं इस पोर्शन की वैल्यू को फाइंड करता हूँ और इसको फिर इधर पुट कर दूंगा इस जगह पर। तो अगर इसको मैं फाइंड आउट करता हूँ तो इसी जगह पर ही फाइंड कर रहा हूँ इसी को, कि साइन थीटा जो है, कोस थीटा तो फाइंड किया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू कितनी है, आर है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास क्या आ गया, आर। ये डिवाइड और इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्या बन गया हमारे पास, आर साइन थीटा। यानी कि इस पूरे पोर्शन का जो आंसर है इसका वो है आर साइन थीटा। तो इस जगह पर भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा जो है वो हमारे पास आ चुका है, यानी कि इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब मेरा ख्याल है एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करना कोई भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि फाई की सामने वाली जो साइड होती है, यानी कि थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। जो बच गई साइड वो क्या होगी, बेस होगी। अब आपने खुद देखना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से x की वैल्यू और y की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो मैं सबसे पहले x की तरफ आता हूं। अगर x को मैंने फाइंड करना है तो मुझे बेस वाला फार्मूला यूज करना है जिसमें बेस और हाइपोटेनियस हो। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में है, cos थीटा में मौजूद है। तो सबसे पहले यहां पर मैं यूज करता हूं cos थीटा को, और अगर मैं cos थीटा को यूज करता हूं तो मैं लिखूंगा कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा रहा, बेस की जगह पर क्या आ जाएगा, बेस की जगह पर x आ जाएगा। बेस किसके बराबर है, x के बराबर है, और हाइपोटेनियस किसके बराबर है, वो है r साइन थीटा के बराबर। अच्छा, एक और चीज यहां पर एक मिस्टेक मैंने कर दी कि हम इस वक्त जो ट्राइंगल यूज कर रहे हैं वो फाई के हिसाब से कर रहे हैं। किसके हिसाब से कर रहे हैं, फाई के हिसाब से। तो इधर मैं लिख दूंगा फाई, थीटा नहीं आएगा। जनरल तो वैसे थीटा होता है, लेकिन इस वक्त जो ट्राइंगल के अंदर एंगल है वो फाई है, तो फाई के हिसाब से करेंगे। तो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, बेस की जगह पर x आ गया और h की जगह पर r sin थीटा। ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा r sin थीटा और cos फाई आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसमें x की वैल्यू को हम क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड की थी, अगर इसको मैं रेड कर दूं इसकी बजाय, ताकि रेड वाली ही जो सर्कल बन रहे हैं वो हमारे पास मेन डेरिवेशन थी। ये हमने इस वक्त x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अच्छा, x को इससे फाइंड किया, y में परपेंडिकुलर आ रहा है, y में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो किस में होते हैं, साइन थीटा में होते हैं। तो साइन थीटा का आपके पास फार्मूला यूज करेंगे ताकि y की वैल्यू को हम मालूम कर सकें। तो इसी में मैं लिखूंगा साइन थीटा नहीं लिखेंगे, साइन फाई लिखेंगे, क्योंकि एंगल अंदर क्या है, फाई है। साइन फाई इज इक्वल टू हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसी को जब मैं सोल्व करता हूं तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, y है, और हाइपोटेनियस कौन है, वो है r साइन थीटा। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा और साइन फाई आ जाएगा। तो इस वक्त y की वैल्यू को भी हम इक्वेशन से ड्राइव कर चुके हैं। देखिए हमारे पास टॉपिक जो था वो क्या था, वो टॉपिक था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। और मैंने आपको कहा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट एक बड़ा टॉपिक है, उसके आपके पास कोई 4 वीडियोस जो है वो मैंने बनाई हुई है। उसमें से पहली वीडियो जो है वो ये हमारे पास है।
तो फर्स्ट पार्ट उसका है। उस फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, हमने सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड की फर्स्ट पार्ट के अंदर। किसके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड की, जो हमारे पास ये मौजूद हैं, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं और जो पोलर कोऑर्डिनेट है, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स का फार्मूला फाइंड किया। अब वो फार्मूला क्या है, वो पहला फार्मूला तो हमने यहां से निकाला z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, दूसरा फार्मूला निकाला x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, और तीसरा फार्मूला निकाला y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और साइन फाई आ गया। यानी कि ये तीन फार्मूलाज जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। ये तीनों फार्मूला रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं कि x y z और r थीटा और फाई का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो पहला पार्ट तो इसका यहीं तक आपके पास है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके पास इसकी डेरिवेशंस है कि हम इसको लेकर जाएंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ, यानी कि जो श्रोडिंगर पोलर इक्वेशन हमारे पास है, पोलर कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, वो हम ड्राइव करने की तरफ मूव करेंगे। अब उसके तीन पार्ट्स हैं। एक तो हमारे पास जो पार्ट हम फाइंड करेंगे वो आप देखेंगे कि मैं उसकी पूरी डेरिवेशन करूंगा कि वो आपके पास ये वाला पार्ट होगा। एक इसको फाइंड करेंगे। देखें, अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को आपको आती है, अगर नहीं आती तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई है और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर है, इसको हमने फाइंड करना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आपके पास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और लेकिन अगर आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो उस वक्त ये होता था x, लेकिन हमने इसी x को रिप्लेस करना है किससे, आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r से। इसी तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो हमारे पास y है उसको थीटा से रिप्लेस करना है, जो z है उसको हमने फाई से रिप्लेस करना है। तो उस पूरी इक्वेशन जो हमारे पास श्रोडिंगर की है फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, तो हम इसी तरह एक और इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो श्रोडिंगर इक्वेशन की है लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कुछ ना समझ आई हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई दे।